to academic sphere. So dear learners, previous वीडियो में हमने क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन जो एक KTU का बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 4 स्टार्ट करी थी। तो हमने ना, मैं आपको सिलेबस से दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। हम बेसिकली पहले लेजर से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे फाइबर ऑप्टिक समझना हमारे लिए बहुत इजी होगा। तो लेजर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस वाले टॉपिक पर थे, है ना। तो हमने इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन को क्या कर लिया है, बेसिकली कवर कर लिया है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है ना। अब हम कवर करने वाले हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जहाँ 7 मार्क्स का बनता है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फिर हम अपनी बाकी की चीजों पर आएंगे। तो एक से एक या दो लेक्चर में बिल्कुल ये जो लेजर यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। देन हम फाइबर ऑप्टिक्स पर आएंगे, है ना। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था, है ना। हमने बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में कि हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स तीनों प्रोसेसेस से कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आइंस्टाइन्स रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। या ये और किस किस नाम से आपको मिलेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यही वाली डेरिवेशन है। दो चीजें तो आपको दिख ही रही हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट या फिर रिलेशन बिटवीन के नाम से आएगा। और जब हम प्रूव कर लेंगे तो आगे 3-4 स्टेटमेंट और लिखी हुई है मैंने कि किस तरह से वो पूछ सकता है, क्योंकि आस्किंग का तरीका चेंज हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट भी पढ़नी है कि किस अकॉर्डिंगली वो पूछ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट्स गिवन है दैट मीन्स इसी डेरिवेशन को आपको कंप्लीट करके आना है, और ऐसे ही कंप्लीट करके आना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लिस्टर क्लियर वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करें। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले तीनों प्रोसेसेस को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और कैसे उसके प्रोबेबिलिटीज हम निकाल रहे थे वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नहीं अगर किसी ने देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देखो जाके, देन यहाँ पे आओ, और अगर देख रखा है तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो ये चीज तो हमें पता है कि जब कोई रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, हमने देख रखा है बहुत अच्छे से, है ना। आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स डिटरमाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है उन प्रोसेसेस के होने की, तीनों प्रोसेसेस के होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कौन बताता है हमें, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स बताते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन या फिर एक चीज कंसीडर करते हैं हमेशा। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लेके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में n1 नंबर ऑफ एटम है। ऑब्वियसली हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अपने प्रोसेसेस करे हैं बहुत इजी समझ आ रहा होगा कि एक E1 एनर्जी स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, उसमें हम n1 नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं। देन हमारे पास एक हायर एनर्जी स्टेट E2 होती है, उसमें हमारे n2 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट होती है, और जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज E1। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। नाउ अब हम एक एक प्रोसेस, जो 3 प्रोसेस थे, एक एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है और उनका प्रोबेबिलिटी क्या है। वहां पे हम प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते थे, यहाँ हम रेट से डिटरमाइन कर देंगे, बस P की जगह R लिखेंगे, है ना। तो पहली चीज क्या है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस चीज पर डिपेंड होता है, n1 पर डिपेंड होगा, और एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड होगा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने मतलब बेसिकली क्यों का आंसर तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना बहुत अच्छे से देखा था, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसे हो रहा था जिस वजह से कि डिपेंडेंसी जो है वो इन 2 फैक्टर पर ही आती है ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R से डिनोट करा क्योंकि हम यहाँ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख रहे हैं, 1-2 क्योंकि 1 से 2 एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ABS हमने एब्जॉर्प्शन के लिए लिखा है। यू न्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की। तो हम यहाँ पे जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आता है, ये भी चीजें हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर में।
एंड देन यहाँ पे वही एज इट इज N1 और U न्यू, और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे, इसी वे में लिखना है आपको। अगर आता है बट यू आर नॉट एबल टू राइट इट देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है, फर्स्ट प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया। अब हमारा आता है सेकंड प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन किस किस चीज पर डिपेंड करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों प्रोसेसेस में कौन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वहीं से आपकी जो फ्लो है वो चलता चला जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, यानी E2 में सिर्फ N2 पर डिपेंड होगा। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज R21। sp1 स्पॉन्टेनियस के लिए लिखा है, किस पर डिपेंड होगा, खाली N2 पर डिपेंड होगा। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने हटाया तो एक कॉन्स्टेंट आया A21। A21 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। कहाँ A21 आना है, कहाँ B12 आना है, कहाँ B21 आना है, ये एक ही नहीं है। आप किसी को भी किसी में नहीं लिख सकते, हर प्रोसेस का कोफिशिएंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट अलग है और फिक्स है, वही लिखना है आपको। ठीक है, अब हम अपने थर्ड प्रोसेस पे आते हैं। थर्ड प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। तो इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किस चीज पर रेट ऑफ ट्रांजिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन किस चीज पर डिपेंड करता है, एनर्जी डेंसिटी पर करेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट यानी N2 पर और U न्यू पर करेगा, वही यहाँ पे लिखा है। स्टिमुलेटेड के लिए ST लिखा है 2 से 1 और R। ये 2-1 क्यों लिखा है, ST क्यों लिखा है, ये N2 U न्यू की लिखा है, ये सब उनको पता होगा जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा बहुत अच्छे से। तो फिर यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, B21। तो B21 क्या हो गया, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, तो यहाँ तक अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके सब रिवाइज कर लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। लेट मी चेंज द पेन। ओके, यहां हमने तीनों प्रोसेसेस की रेट ऑफ ट्रांजिशन या प्रोबेबिलिटीज या रेट डिटरमाइन कर दी है ना। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। क्या कंसेप्ट आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का। ये अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पा रहा होगा तो हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यार थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा जब मैं अब तीनों का रेट निकाल लूंगी या निकाल लूंगा। तो अब थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा कि जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है फ्रॉम E1 टू E2, मतलब E1 से आपके पास ये E1 है ना, ये देखो यहाँ पे ना, तो आपको इमेजिन भी हो रहा है ये हमारे पास E2 है। तो जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है फ्रॉम E1 से E2 अगर आप ट्रांजिशन करा रहे हो तो दैट मस्ट बी इक्वल टू E2 से E1 जो ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि जो भी ट्रांजिशन E1 से E2 हो रहा होगा वो टोटल रेट ऑफ ट्रांजिशन यानी वो E2 से E1 के टोटल ट्रांजिशन के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो दैट मीन्स क्योंकि E2 से E1 तो दो ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस हो रहा है और एक स्टिमुलेटेड हो रहा है, और E1 से E2 तो सिर्फ एक ही हो रहा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट इज रेट ऑफ एमिशन। एमिशन तो दो हो रहे हैं ना, एक स्पॉन्टेनियस वाला और एक स्टिमुलेटेड वाला। तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी है और इसीलिए ही हमने ऊपर सारे रेट कैलकुलेट करे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे चीजें रखनी है। अब R12 एब्जॉर्प्शन की वैल्यू जो है वो हमने लिख दी, जो हमने ऊपर निकाली थी। R21 स्पॉन्टेनियस की वैल्यू लिख दी एंड R21 स्टिमुलेटेड की वैल्यू लिख दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ना हम इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए और हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये एज इट इज है और माइनस इस वाले राइट में ये जो B21 N2 U न्यू है इसको हम यहाँ ले आए माइनस करके। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, सिर्फ A21 N2 बचा। इसमें से भी हमने ये U न्यू कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से U न्यू कॉमन ले लिया। तो U न्यू कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से U न्यू हट जाएगा तो यहाँ B12 N1 बचा, माइनस यहाँ से U न्यू हट जाएगा क्योंकि कॉमन लिया है तो B21 N2 बचा, वही बचा है और ये एज इट इज रहेगा। अब मेरे को अकेला U न्यू चाहिए यहाँ पे, यानी एनर्जी डेंसिटी मेरे को सिर्फ अकेली चाहिए। तो मैं इसके नीचे मैंने इसको भेज दिया यहाँ पे, तो ये इसके नीचे चला गया ऐसे। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हो
तो A21 N2 एज इट इज, इसके नीचे ये पूरा यू न्यू के साथ जो टर्म था डिवाइड में चला गया। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, और ज्यादा वो ना हो, मैंने आपके लिए यहाँ पे रेज कर दिया है, अब आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यू न्यू की लास्ट में हमारे पास एक यू न्यू की टर्म आ गई एनर्जी डेंसिटी की। अब हम क्या करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से आपको याद रखनी है कि हम ये जो यू न्यू इक्वल्स टू चीजें आई हैं, हम दोनों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यानी इसको भी और इसको भी सेपरेटली हमें RHS में, LHS में नहीं करना कभी, आप यू न्यू को डिवाइड कर दो, RHS में जो भी चीज न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड करना है, किससे, B12N2 से। ये बहुत नोट करने वाली बात है, B12N2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो हम B12N2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम B12N2 से, ऑब्वियसली देखो आप A21 N2 के नीचे B12 N2 रख दो तो N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, तो A21 अपॉन B12 लिखा, मिल गया मेरे को। नीचे वाली चीज में देखो, क्योंकि माइनस है तो दोनों के नीचे B12 N2 आएगा अलग अलग, तो इसके नीचे B12 N2 आ रहा है, तो B12 से B12 कैंसिल, तो सिर्फ N1 अपॉन N2 बचेगा, N1 अपॉन N2 बचा। देन यहाँ पे माइनस B21 N2, और इसके नीचे आएगा तो क्या बचेगा, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, B21 अपॉन B12। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो मेरी एक स्टेटमेंट ये आ गई, यू न्यू मेरा लास्ट ये आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, हम यहाँ पे लगाते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तभी ये जो डेरिवेशन है ये 7 मार्क्स में आती है। याद रखनी है यहाँ पे चीजें, क्योंकि कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, और एक दो तीन बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से लिख लोगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। कहाँ किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आता है, दैट यू नीड टू रिमेम्बर ओनली। फिर यहाँ पे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये होता है, तो आपको ये याद रखना है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू E की पावर माइनस में E2 माइनस E1। E2 पता है हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, और ये E1 लोअर एनर्जी स्टेट, अपॉन में KT, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप ऊपर वाली डेरिवेशन में देखो जो हमने करी, दैट इज यू न्यू इज इक्वल्स टू ये जो टर्म आए, इसमें हमारे पास N1 अपॉन N2 है, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में तो N2 अपॉन N1 आता है, तो N1 अपॉन N2 बनाने के लिए इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, N1 अपॉन N2 कर देते हैं। तो N1 अपॉन N2, क्योंकि अभी तक N2 अपॉन N1 तो E की पावर माइनस में था ना, जब हमने इसका रेसिप्रोकल करा तो माइनस हट जाएगा, तो E की पावर H न्यू अपॉन KT, या E की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT। आप ये ध्यान रखो, E2 माइनस E1 क्या होता है, ये चीज लिखी H न्यू होती है। ठीक है, तो वो चीज आई है, इज इक्वल्स टू H न्यू एनर्जी कहते हैं ना, तो वो इज इक्वल्स टू H न्यू एनर्जी किसके बराबर होती है, एक फोटोन की, दोनों एनर्जी लेवल्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर तो मिनिमम होनी चाहिए, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो N1 अपॉन N2 हमारे पास आ चुका है। अब अगर N1 अपॉन N2 हमारे पास आ चुका है, तो हम इसको यूज करेंगे अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में, फिफ्थ इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बनेगा, आप खुद ही देख सकते हो, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया, एक प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी के लिए, उसके अकॉर्डिंग यू न्यू जो होता है वो 8 पाई H न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब 1 अपॉन E की पावर H न्यू अपॉन KT माइनस 1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक है, रिमेम्बर करना पड़ेगा, हो जाएगा एक दो बार लिखोगे तो। हम क्या करेंगे, इस 7th वाली को इस 8th वाली को कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या होगा, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो B21 अपॉन B12 और यहाँ पे 1, ये कंपेयर हो जाएगा, तो यानी ये दोनों बराबर हो गए, तो B12 इज इक्वल्स टू B21 आ गया। मतलब यहाँ ये भी एक लाइन बनती है कि यहाँ तक भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। अगर आपसे ये चीज पूछी है कि प्रूफ करो कि स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बराबर है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की प्रोबेबिलिटी है या रेट कह लो, तो आपको यहां तक प्रूफ करना है बस। ठीक है, अब ये दोनों कंपेयर कर लिए, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे।
इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो A21 अपॉन B12 इज इक्वल्स टू दिस। अब एक क्योंकि हम ऊपर कंपेयर कर चुके हैं कि B12 B21 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, B12 की जगह B21 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये 8πh अपॉन सी क्यूब, क्योंकि इन सब की वैल्यूज हमें पता होती है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, 8πh इज कांस्टेंट, तो इन सब की वैल्यू हमें पता है। तो दैट मीन इनको मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन के अंदर लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये फ्रीक्वेंसी का क्यूब, तो ये भी क्या करने के लिए आती है, प्रूफ करने के लिए आती है यहाँ पे। तो इट इज क्लियर दैट कि जो स्पॉन्टेनियस और स्टूमुलेटेड एमिशन का रेशो है, दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेशो, दिस इज स्टूमुलेटेड एमिशन का रेशो, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्ट लाइन भी आ जाती है। तो और एक और लाइन आ जाती है कि इट मीन्स कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की, वो इंक्रीज होती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। कैसे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली कहां से आई है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर मैं H को एज अ कांस्टेंट अभी मान लू, तो यानी एनर्जी चेंज होगी जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, है ना। तो वही चीज लिख रखी है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी अगर एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो, क्लियर हो गया, या फ्रीक्वेंसी घट रही है तो उसमें चेंज आएगा, बट ये इंक्रीजेज है। तो यहाँ भी आपकी डेरिवेशन का जो कंक्लूजन है ये निकलता है, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपकी आ सकती है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफी बड़ी डेरिवेशन थी और काफी अगर मैं और आगे कराऊंगी तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको चीजें मिलेंगी, और आगे वाली जो टॉपिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये जो डेरिवेशन है, आई नो कि बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट एक बार समझ में आ रही है तो दूसरी बार देखो, 2 बार देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और एट लास्ट आपको इसको अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं रेज कर रही हूँ, जिससे आपको बहुत इजीली जब आप प्रैक्टिस करो तो दिख जाए। अपने हाथ से जब तक आप नहीं करोगे तो फ्लो नहीं बनेगा वो। तो आई एम शोइंग यू, ये आपकी डेरिवेशन है। यहाँ से आइंस्टाइन कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। लैंग्वेज इस टाइप की लिखो, थोड़े बहुत वर्ड चेंज हो सकते हैं, बट कोशिश करना कि इसी वे में लिखना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पॉपुलेशन इन्वर्जन शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस।